मार्केट जो है गैम्बल है। गैम्बल मतलब जुआ। स्टॉक मार्केट में जाए ही क्यों फिर? ट्रेडिंग पे क्यों फोकस करना चाहते हैं? ट्रेडिंग बड़ी स्ट्रेसफुल है। 2008 में 5000 लोगों ने सुसाइड किया था क्रैश के बाद। शेयर मार्केट में केवल 4% लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं 4% केवल? 15-20% ही सक्सेस रेशियो है। तो फिर जाया क्यों जाए स्टॉक मार्केट में? आपका क्या विचार है, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो भी ठीक रहेगा? स्वागत है आपका, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। शेयर मार्केट पे आपने बड़े प्रश्न पूछे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमसे। तो आज इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स को हम लेके आए क्योंकि एक अडॉप्शन कर्व आया है। एक अचानक कोविड के बाद लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। तो उसके क्या मिथ हैं, उसमें क्या चीजें, कैसे समझा जाए उसको आसान कैसे किया जाए? मेरे पुराने भी शेयर मार्केट के वीडियोस को आपने बहुत देखा, तो मैं दो एक्सपर्ट्स को अपने साथ लेके आया हूं। आज इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं ये, CNBC TV 18 और आवाज पे आप इनको रेगुलरली देखते हैं। विशाल मलकान और मेघना मलकान, ये ऑथर हैं, ट्रेडिंग कोच हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच है और इनका अपना एक प्रोग्राम है ABCT, एनीबॉडी कैन ट्रेड। एनीबॉडी कैन ट्रेड मेरे को बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई क्या आम आदमी के काम की चीज है ये। कई अवार्ड इन्होंने जीता है। आइकॉनिक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कोच का अवार्ड इनको टाइम्स ने दिए, ET ने दिए, आइकॉनिक इन्फ्लुएंसर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। और ये कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो टाइम्स का मोस्ट डायनामिक पावर कपल अवार्ड भी इनको दिया स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर 2019 में। विशाल जी, शुरू करते हैं। तो मैं आप दोनों से प्रश्न करूंगा और पहला प्रश्न विशाल जी मेरा आपसे है। हमारे भारत देश थोड़ा फर्क है यहाँ पे, ये अमेरिका जैसा नहीं है। यहाँ केवल 4% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? 96% लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं। यूएस में 55% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इंडिया में केवल 4% लगाते हैं। इंडिया में लगभग 50% 48% लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, 17% लोग गोल्ड ले लेते हैं इन्वेस्ट करना, 11% लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, 16% लोग FD ले लेते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में केवल 4% लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं 4% केवल? क्योंकि सबको मालूम है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, इसीलिए नहीं जाते। इसका मतलब एक फेलियर का ट्रेंड है, इसलिए नहीं जाते। यूएस में सफलता का ट्रेंड है, इसीलिए जाते हैं। आपका क्या विचार है? सर, फेलियर ट्रेंड यूएस और इंडिया का नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे भी ऊपर जाएगा तो वहाँ पे भी जाएगा। प्रॉब्लम है अपने इकोसिस्टम के, अपने कल्चर का। हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसे को सेव करो, जबकि यूएस में बच्चे को सिखाया गया कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक पूरा कल्चर शॉक है। जैसे सेविंग होता है सीधा FD में डाल देंगे, और FD में उन लोग 10 साल भी रुकेंगे डबल होने को, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल में रिटर्न चाहिए, डबल चाहिए 3 साल में। तो वो एक कल्चर को चेंज होगा। और दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन, जो उनको पता ही नहीं कि टेक्निकल क्या होता है या फंडामेंटल क्या होता है। ज़्यादातर टिप्स कॉल्स पे ट्रेड करते हैं, इसलिए वो एक डर बैठ गया कि ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये 4% जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंडिया को ग्रोथ स्टोरी बनना है तो ये 4 का 10 हो जाएगा, तो आप समझ भी, आपको कितना बड़ा एक बदलाव आएगा स्टॉक मार्केट में, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वही करने के लिए हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि इंडिया में सेविंग का कल्चर है और अमेरिका में इन्वेस्टिंग का कल्चर है। ये बड़ा फर्क है कल्चर में। बस अच्छा लगा मुझे पॉइंट समझने में कि यहाँ लोग FD में पैसा डालते हैं और वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पैसा सेव करते हैं। बहरहाल विशाल जी, अगला क्वेश्चन ये है कि देखो, मार्केट जो है गैम्बल है। गैम्बल मतलब जुआ। 90% लोग अपना पैसा यहाँ पे खो बैठते हैं, दे लूज देयर मनी। तो स्टॉक मार्केट में जाए ही क्यों फिर? विशाल जी, आपने जो बताया 90% लोग लॉस करते हैं, लेकिन वो गैम्बल की तरह ट्रेड करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि अगर ये 90% लॉस करते हैं तो ये जाता कहाँ है? 10% इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को जाता है। और ये 10% इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो है वो सीख के कुछ कर रहे हैं, कुछ सिस्टमैटिक कर रहे हैं। और जो 90% कर रहे हैं वो गैम्बल की तरह कर रहे हैं, स्पेकुलेशन की तरह कर रहे हैं, गट फीलिंग पे कर रहे हैं, टिप्स पे कर रहे हैं, कॉल्स पे, न्यूज़ पे, व्यूज़ पे कर रहे हैं। तो ऐसा काम करेंगे तो वो रिजल्ट, नतीजा तो लॉस ही आएगा। और सिस्टमैटिक करेंगे तो आप वो 10% में जा सकते हो। तो मतलब आपका कहना है कि जो टिप पे कर रहा है, इससे पूछ, उससे पूछ, कहाँ डालूं, किस में डालूं, वही लूजर है। यस। चलिए, पहले मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं कि आजकल 2 हिस्सों में बहुत बात हो रही है। एक है कि भाई ट्रेडिंग करें, हर 2 दिन 1 दिन रोज का पैसा कमाएं, और एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। 2 अलग अलग प्रकार के धड़े बटे हुए हैं देश के अंदर, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं। विशाल जी, आपका क्या विचार है कि हमें रोज का ट्रेडिंग करके रोज का मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म डाल के पैसा आराम से टाइट बैठ जाना चाहिए? सर, हम लोग जो प्रमोट करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है, और उसके अंदर आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। आपके पास कैपिटल कितना है, आपका होराइजन कितना है, आपके पास टाइम कितना है। अभी काफ़ी लोग जो बिजी है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो दिन का दिन नहीं कर सकते, उस स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते।
तो वो पोजिशनल ट्रेड्स, ऐसी सिस्टम्स को ट्रेड करे जो आपको 3 महीने 6 महीने साल भर तक रुकने को बोले, और जिसके पास टाइम है 2 घंटा सुबह निकाल सकते हैं और वो डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। खाली एक ही फर्क है, डे ट्रेडिंग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन जब पोजिशनल हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑर्डर डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया और अपने काम पे लग गए। मैं विशाल जी आपको बीच बीच में टोकता भी रहूंगा कि आप साधारण भाषा में ही बात करिएगा ताकि एक आम आदमी को बात समझ में आए। आप वो आजकल अपना फिलॉसफी भी आपका एनीबॉडी कैन ट्रेड, ABCT, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर ये वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया, रमेश दमानी, ये सब के सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आप थोड़ा ट्रेडिंग की बात भी कर रहे हैं। वैसे तो आपने बताया दोनों किया जा सकता है, पर अगर ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग पे क्यों फोकस करना चाहते हैं? अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एक मिथ तोड़ना चाहता हूं कि हम ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, हम टेक्निकल एनालिसिस को प्रमोट कर रहे हैं। जो भी आपने बड़े नाम लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करते हैं और हम टेक्निकल पे काम करते हैं, और दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है कि फंडामेंटल करने के लिए आपको फाइनेंस बैकग्राउंड चाहिए और आपको सेल्स, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का रिजल्ट क्या आएगा, मैनेजमेंट क्या कर रही है। अब ये चीजें बड़े जो आपने नाम लिए उनके पास एक्सेस है, वो कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी ये सब इंफॉर्मेशन नहीं जान सकता। उसके लिए एक ही सिंपल उपाय है, टेक्निकल एनालिसिस, जो है स्टडी ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड पैटर्न्स। और ये इतना सिंपल है कि एक आम आदमी कर सकता है, कि उसको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। एक डॉक्टर होगा तो भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है, और एक हाउसवाइफ भी कर सकती है। तो ये हमारा एक है। और टेक्निकल एनालिसिस में जैसे मैंने पहले बताया कि शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को जरा समझा देता हूं। एक जो बताया है टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल। टेक्निकल का मतलब है चार्ट देख के समझ जाओ, फंडामेंटल है कंपनी को देखो, मैनेजमेंट को देखो, माहौल को देखो, बाजार को देखो, क्या चल रहा है आसपास सबको देखो, टीम को देखो, लीडरशिप को देखो, और एक है खाली चार्ट देखो। तो आप चार्ट देखने पे फोकस कर रहे हैं और ये सब मैनेजमेंट और बाकी सब चीज़ों को देखते हैं। बहरहाल फ़र्क है, इसको और क्लियर करते चले जाते हैं। पर मैं ज़रा मेघना जी आपसे बात करना चाहता हूं कि ट्रेडिंग बड़ी स्ट्रेसफुल है, आपसे भी मिले थोड़ा, इसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है आपको, या फिर चार्ट देखना भी, ये भी स्ट्रेसफुल है कि भाई रोज देखो चार्ट ऊपर गया कि चार्ट नीचे गया, चार्ट ऊपर गया कि नीचे गया। और अगर मैं पीछे का एक कठिन दौर देखूं, 2008 में 5000 लोगों ने सुसाइड किया था क्रैश के बाद। ये सब वही थे बेचारे जो शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं थे। वेयर इन्वेस्टिंग क्या है कि भाई ले लो और बैठ जाओ आराम से, आपको रोज का स्ट्रेस लेना नहीं है, आगे चल के देखेंगे क्या होगा। तो आपको, आपका अपना क्या विचार है कि भाई इन्वेस्टिंग में जाएं या ट्रेडिंग करा जाए? सर, अगर स्ट्रेस की बात करेंगे, एक छोटा सा डेटा पॉइंट जो आपने बताया, एक डेटा पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ। 2020 के साल में 10,300 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया, आत्महत्या की। इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टडीज खराब है, राइट? तो सिमिलर प्रॉब्लम, अगर सिमिलर तरीके से देखा जाए, प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट को स्ट्रेस का नहीं है, प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ का है। लोगों के पास इग्नोरेंस इतनी है और लोग रिस्क से इतना डरते हैं, प्रॉब्लम वहां पे है, इसीलिए लोगों को लगता है कि स्ट्रेस है। अच्छा ठीक है, तो आपके हिसाब से इग्नोरेंस की दिक्कत है ये, हाँ? उनको जानकारी नहीं है, नॉलेज की कमी है। विशाल जी, अगला क्वेश्चन ये है कि वॉरेन बफे कहते हैं कि मार्केट की जो टिप्स होती हैं वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि सही स्टॉक परचेज कैसे किया जाए, कौन से सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि टिप के चक्कर में लगे रहते हैं। अब टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, हाँ, तो उनको कांस्टेंट कंफ्यूजन रहता है कि कब कैश मिलेगा, कब क्रैश होगा, कब कैश मिलेगा, कब क्रैश होगा। डिसाइड नहीं कर पाते कि कब एंटर किया जाए, कब एग्जिट कर लिया जाए मार्केट से। तो साधारण भाषा में आपका क्या विचार है इस विषय में? वॉरेन बफे जी का बात करेंगे तो उन्होंने जो इन्वेस्ट किए हैं, उनके पास जो डेटा है, उनके पास जो एक्सेसिबिलिटी है बड़े बड़े प्रमोटर्स या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को मिलने का, उसके बाद उनके साथ छानबीन करने के बाद ही वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। अब एक आम आदमी के पास वो सारी डेटा और वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, या उसका प्रोडक्ट क्या होगा, या उसका जो भी आगे का सेल्स क्या होगा। तो उसके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, जो है टेक्निकल एनालिसिस। और आजकल बहुत आसान हो गया है, टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म्स है और चार्ट्स है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, और सिस्टम्स इतने सिंपल हो गए कि प्रोसेस ड्रिवन है। अगर उसमें आपने प्रोसेस डाल दिया कि ये होगा तो बाय करना है, ये होगा तो सेल करना है, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को कैश पे बैठना है या क्रैश पे बैठना है। तो सिस्टम ड्रिवन काम करना है और टेक्निकल्स को सीखना है ताकि आम आदमी इसका फायदा उठा सके। नहीं तो एक बात ठीक है कि भाई अगर राकेश झुनझुनवाला को किसी कंपनी के साथ इंडिया में उसके चेयरमैन के साथ मीटिंग लेना है तो उसको मिल जाएगी, एक आम आदमी को नहीं मिलेगी जिसको स्टॉक मार्केट में जाना। तो उसको चार्ट देखने आने चाहिए, उसको समझ देना चाहिए कि चार्ट ऊपर जा रहा है कि चार्ट नीचे जा रहा है ना। दैट्स अ गुड पॉइंट। पर फिर भी मोटा माटी देखें तो खाली 15-20% ही सक्सेस रेशियो है।
तो फिर जाया क्यों जाए स्टॉक मार्केट में? अगर 20% का सक्सेस रेशियो है, 80% लोग फेल हो जाएं, तो स्टॉक मार्केट में जाए ही क्यों फिर? बट ये जो 20% है उसमें से जो 80% है वो प्रोसेस ड्रिवन और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। बाकी सब स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं, इसलिए उनका नुकसान हो रहा है। हाँ, तो 20% का 80% वेल ट्रेंड है प्रोसेस में, और बाकी जो 80%, जो टोटल बड़ा 80% था, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली हमारे देश में कमी क्या है कि इसकी जानकारी की कमी है। मेघना जी, जरा आपसे बात करें, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। खास तौर से दो बड़े चक्कर हैं यहाँ पे, एक फियर है और एक ग्रीड है। आगे बढ़ रहा है, रैली है और बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ग्रीड आ जाता है, हल्का सा गिरा फियर आ जाता है, तो उसको समझ नहीं है और वो इसलिए पैसा लूज कर जाता है। तो आपको क्या लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे उनको मदद कर सकता है? सर, यहाँ पे बात टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की कम है, बात साइकोलॉजी की है। जैसे कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस इन एनी एंडीवर इज 80% साइकोलॉजी और 20% स्किल सेट। इसका मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन ले लो, 80% तो आपका माइंडसेट गेम ही होता है, और ट्रेडिंग में तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। एक कहावत है कि व्हेन योर इमोशंस आर हाई, योर इंटेलिजेंस इज लो। आप इतने हाई इमोशंस से अगर ट्रेड करोगे तो आपका इंटेलिजेंस लो ही जाएगा। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, यहाँ पे उसका बहुत बढ़िया रोल है। वो आपका पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस सिस्टमेटाइज कर देता है, मतलब इमोशंस की जगह जितनी हो सके उतनी कम कर देता है। दैट इज, कोविड का एग्जाम्पल लेंगे, दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट टाइम जब इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कोविड स्ट्राइक हुआ था, फियर रेट वॉज सो हाई। ऐसा क्यों था? बिकॉज वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे ही नहीं, नोबडी हैड द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी क्या हो रहा है, अभी फियर इज वेरी लो बिकॉज हर किसी के पास फैक्ट्स है। इन्फेक्शन रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट होगा, कौन जल्दी ठीक होगा, सब कुछ है हमारे पास। इसीलिए द इमोशंस आर लो। फियर को अगर एक चीज मार सकती है तो वो डेटा है। तो डेटा आपकी इंटेलिजेंस को फीड करेगा, इमोशंस कंट्रोल में आ जाएंगे। इसीलिए हम भी कहते हैं कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। ठीक बात है। तो बेसिकली आप कहते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आदमी को चार्ट पढ़ने आने चाहिए, डेटा पढ़ना आना चाहिए। डेटा पढ़ लेगा, चार्ट पढ़ लेगा तो इमोशनल नहीं होगा और ठीक काम कर पाएगा। देखो विशाल जी, फिर भी चार्ट पढ़ने वाले को चार्टिस्ट कहा जाता है। पुराने समय में ये थोड़ा उसको समझो कि जैसे कि हमारे शेफ़ को बावर्ची कहा जाता है, ऐसे ही उसको चार्टिस्ट कहा जाता है। ये चार्ट पढ़ता है, ये चार्ट पढ़ता है। तो और ये लॉन्ग टर्म को नहीं समझता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से आदमी वेल्दी होता है, चार्ट पढ़ने से आदमी छोटा मोटा ट्रेड करके मुनाफा कमाता है। तो आपको लगता है कि चार्ट पढ़ने वाला, टेक्निकल एनालिसिस करने वाला लॉन्ग टर्म में वेल्दी हो पाएगा? यस सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मैंने ज्वाइन किया था 1996 में, 25 साल पहले, तभी मुझे भी ऐसे ही चार्टिस्ट बोलते थे और टेक्निकल एनालिसिस को ऐसा एक सौतेला व्यवहार होता था। लेकिन आज जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फंडामेंटल से भी सुपीरियर हो चुका है, क्योंकि हम बहुत ही वॉलेटाइल टाइम्स में रह रहे हैं और बहुत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से जो कंपनी 20 साल पहले थी आज दिखाई भी नहीं दे रही है। पहले का जो लॉन्ग टर्म डेफिनेशन था वो था 20 साल, 30 साल, 50 साल। जैसे आप फोर्ड का एग्जांपल ले लो जो 100 साल से कंपनी चल रही है, और अभी उस 10 साल में टेस्ला ने इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया। सो इट इज़ लाइक 13 टाइम्स मोर देन फोर्ड। सो इट इज़ अबाउट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी विच हैज चेंज द लॉन्ग टर्म डेफिनेशन। और इसीलिए हमको टेक्निकल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन और एंट्री एग्जिट ऑब्जेक्टिव बन के मिलता है। तो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस अभी खाली चार्टिस्ट की गेम नहीं रह चुकी है, इट हैज़ बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशन। तो आपका ये कहना है कि भाई लॉन्ग टर्म वाला माहौल नहीं रह गया है, कंपनी बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जो फोर्ड ने 100 साल में किया वो टेस्ला ने 10 साल में कर दिया। ना दैट्स अ गुड पॉइंट। हाँ, लेकिन एक थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। विशाल भाई, आप जरा बताएंगे, क्रिप्टो करेंसी पे आजकल यंगस्टर्स का बहुत क्रेज़ है, और बीच में मैं देख रहा था कि अप्रैल में $60,000 का था और अचानक मई में $35,000 का हो गया। तो भयंकर, लगभग मतलब आधे के आसपास ही हो गया ये, और इतना वॉलेटाइल है ये। तो आपका क्या विचार है, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो भी ठीक रहेगा? आई वुड डेफिनेटली से स्टॉक मार्केट, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो क्रिप्टो, ये जो यंगस्टर्स है, यूथ है, वो जल्दी ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में जो फैंसी चीज़ें होती है, जो पॉपुलर चीज़ें होती है, जो वॉलेटाइल चीज़ें होती है, उसको चूज़ करती है विदाउट नॉलेज वो भी, और उसकी वजह से वहाँ पे वो फंस जाते हैं। जो 65,000 वाला आज 35,000 भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक तो क्रिप्टो करेंसी में इट इज़ नॉट सेफ, सेकेंड इट इज़ सो मच वॉलेटाइल, एंड थर्ड इट इज़ नॉट फुल्ली रेगुलेटेड बाय इंडिया। एंड ऑल्सो अगर आपने राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू देखा हो या वॉरेन बफे ने भी उसको डिस्कार्ड कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी इज डेंजरस।
तो उसको करना नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का डेटा कितना है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, जबकि स्टॉक्स का हमारे पास 100 साल का डेटा है। तो जिसमें हम ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, जिसकी ज्यादा पैटर्न समझ सकते हैं, और जो कंपनी हमको दिखाई देती है वो करे, या क्रिप्टो करेंसी जो हवा में चल रही है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि कुछ ठीक बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, हवा में ही चल रहा है क्रिप्टो करेंसी तो। और दूसरा, ये क्रिप्टो करेंसी थोड़ा ब्लैक मार्केट को, ये काली दुनिया के कालेपन को बढ़ाता है एक तरह से। यानी कि दुनिया भर में जितने भी 2 नंबर के काम है वो क्रिप्टो करेंसी से किए जाते हैं, रियल करेंसी से नहीं किए जाते हैं। बहरहाल मेघना जी, जरा आपसे भी थोड़ा बात करें, ये टेक्निकल एनालिसिस को इतना प्रमोट किया जा रहा है चार्ट्स को पढ़ने में, और ये चार्ट जिसको पढ़ना आ जाए नेचुरली ये तो पक्का है कि वो पैसा लूज नहीं करेगा, या उसके बड़े लॉसेस तो कम होंगे, क्योंकि उसको चार्ट पढ़ने समझ में आ गया। और चार्ट पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों से भी देखा मैंने, और आपके बारे में काफ़ी फीडबैक भी मिला मुझको, और बड़ा मैं आपको बधाई भी देता हूँ उस विषय में कि आप लोग चार्ट पढ़ना सिखाते हैं। लेकिन ये अगर इमेजिन करो कि यही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिखाना शुरू कर दें, तो हमारे यहाँ के बच्चों को कितना फ़ायदा हो जाएगा कि वो भी अगर चार्ट्स पढ़ना शुरू कर दें, बिजनेस को, मार्केट्स को समझना शुरू कर दें, पैसा लगाएं ना लगाएं। आपको क्या लगता है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रहे हैं, आपका क्या विचार है? सर, इसमें मेन तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है अपनी कंट्री का, दैट इज़ मोर देन 200 साल पुराना है, ये ब्रिटिशर्स ने सेट किया हुआ है। और इसीलिए मेन फोकस जो सिस्टम का है वो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने के लिए, ना तो बिजनेस और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स क्रिएट करने के लिए। एनीवे, द सिस्टम इज चेंजिंग, लेकिन इतने रैपिड पेस से नहीं हो रहा है, और इसीलिए हम सेल्फ एजुकेशन का रूट अपना रहे हैं। बिकॉज जिम रॉन की एक बढ़िया कहावत है जो बोलते हैं कि अगर आपको लिविंग बनानी है तो आप फॉर्मल एजुकेशन से जाइए, लेकिन अगर आपको एक फॉर्च्यून बनाना है तो आपको अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना चाहिए। और इसीलिए हम यंग इन्वेस्टर बूट कैम्प कर रहे हैं, जहाँ पे हम यूथ ऑफ द कंट्री को फाइनेंशियल लिटरेसी का सेल्फ एजुकेशन दे रहे हैं। और आप इमेजिन कीजिए, एक बार अगर अपना यूथ है, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो अगर सेल्फ एजुकेट हो गए तो कितना सारा डिफरेंस उनकी लाइफ में आएगा। दे स्टार्ट थिंकिंग मोर ऑब्जेक्टिवली, मनी हैंडलिंग बेटर करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बेटर इवैल्यूएट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बेटर करेंगे, गेमिफिकेशन पे कम टाइम स्पेंड करेंगे, और जो भी इलिसिट सेक्स, पॉर्न, ये सब जो इंटॉक्सिकेशन है उसमें से छुटकारा उनको इजीली मिल जाएगा। तो एडिक्शन जो है ना, वो इंटॉक्सिकेशन का एडिक्शन से ज़्यादा एजुकेशन का एडिक्शन होने लग जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी एक तरह से गेमिफिकेशन ही है भाई। वो गेम हो गया, बिना पैसा लगाए या कम पैसा लगा करके वो बिजनेसेस को समझ पाएगा ना। मैं इसके बहुत फेवर में हूँ, कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस सिखाना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे का माइंड एंगेज होगा, राइट जगह पे एंगेज होगा, और वो बिजनेसेस को समझ पाएगा, बजाय कि वो जा करके इस समय टिकटॉक और बहुत सी और चीज़ें जहाँ पे वो पोर्नोग्राफी देखने में समय लगाता है। पर विशाल भाई, आप लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, मैं देखता हूं कि आप लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, आप लोग खुद ट्रेडिंग भी करते हैं और दूसरों को ट्रेनिंग भी देते हैं, पर हज़ारों टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग्स हैं आजकल। इस समय 10,000 के आसपास ट्रेनर्स भी आ गए हैं, किताबें भी अवेलेबल हैं। तो क्या आप कोई गारंटी दे देते हैं, या आपकी ट्रेनिंग क्यों अटेंड किया जाए? कोई एक लाइन में अगर आप समझाना चाहें कि भाई जब इतनी ट्रेनिंग अवेलेबल है तो आपके पास ही क्यों आए? सर, एक लाइन में तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में समझाऊंगा। पहले तो एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, और बहुत सारी किताबें भी है, हमारी किताब भी है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ को मैस्टरी तक लेना जाना है तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन से शुरू होगा। जो आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएंगी, किताबों में मिल जाएगी, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन को आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है और उसको मैस्टरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको कोचिंग और मेंटरिंग चाहिए। और हमारा जब तक सवाल है, जो हमारे यूएसपी है मलकान जी की, इज़ दैट आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल सिंस लास्ट 14 ईयर्स। 250 से ज़्यादा लाइव इवेंट्स कर चुके हैं और 20 से ज़्यादा वर्चुअल इवेंट कर चुके हैं, लाखों लोगों ने अटेंड की है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है कि 60% लोगों ने लॉस करना बंद कर दिया। वो भी एक प्रॉफिट ही है। नुकसान करना बंद कर दे आपको समझ में आया कि ये काम नहीं करना है, तो आपका नुकसान बच जाएगा, तो उससे आपका प्रॉफिट ही होगा। और 30% लोग ने पैसा बनाना शुरू कर दिया है। प्लस 70% पीपल हैव सेड दैट दे आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर माइंडसेट ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, बट उनका जो लाइफ में बदलाव आया वो भी बहुत पावरफुल है। सो सिंप्लिसिटी, और इतना सिंपल है कि 12 साल का बच्चा भी सीख सके, ताकि हर बैकग्राउंड का आदमी सीख सके। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी होता है, और काफ़ी सारे फ्री यूट्यूब और कंटेंट इतना सारा है कि 600 से ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे भी है जो फ्री में भी सीख सकता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरे को आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ABCT, एनीबडी कैन ट्रेड। आपने बोला 12 साल का बच्चा सीख सकता है, घर की महिला सीख सकती है, और मेघना जी भी
हैं इस समय आपके साथ में, तो इन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया ही होगा। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इतना बढ़िया आपने बना दिया है और इस समय इतने सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं बाज़ार में और इतने अच्छे से आप चार्ट को देख करके आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर इतनी बड़ी सेवा समझो अगर फ्री में मिल जाए लोगों को तो कितना फ़ायदा होगा। तो जब आप खुद ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते हैं तो विशाल भाई, थोड़ा कड़वा पूछ रहा हूँ, उसको फ्री में क्यों नहीं कर देते? अगर आप फ्री कर दो तो बड़ी समाज सेवा भी हो जाएगी। सर फ्री में मैंने जैसे बताया कि फ्री में बहुत कुछ है, हमारी बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन मैंने एक कोट सीखा है कि इफ़ यू पे अटेंशन। फ्री में मिली हुई चीज़ें हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। इतने सारे फ्री में वीडियो तो हार्ट सर्जरी के भी है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं सीखोगे। आपको प्रोफेशनल बनना है तो आप एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में जाओगे और उसी से काम होगा। और दूसरा है कि हम जो अगर चार्ज नहीं करेंगे तो हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्टूडियो है, हमारी टीम है जो इतना सारा कंटेंट पैदा करती है, और ये सब भी हमको करना है। सो चैरिटी इज़ नॉट स्केलेबल। सो हमको काम तो करना ही पड़ेगा, और सामने वाला जब तक उसकी स्किन नहीं है, व्हेन यू डोंट हैव योर स्किन इन द गेम, यू डोंट पे अटेंशन। बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं विशाल मलकान जी और मेघना मलकान जी, और आप लोग का नाम भी बहुत फैल रहा है। लेकिन मैं अपने सारे व्यूअर्स को कहूँगा कि आप इनका कोर्स खरीदें या ना खरीदें, इनके यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाएँ। वहाँ पे इन्होंने बहुत फ्री कंटेंट दिया है, और एनीबडी कैन ट्रेड जो इनकी फ़िलॉसफी है उसका मैं समर्थक हूँ। और आपने आकर के आज फ्री में बहुत कंटेंट दिया हम लोगों को, काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। विशाल जी, मेघना जी, मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आपके साथ मिलकर के हम एक कोर्स भी बना रहे हैं शेयर मार्केट के ऊपर कि कैसे आप चार्ट्स को समझ करके अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिसको भी कोई बेसिक जानकारी चाहिए, जिसको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और इन सब प्रश्न, जितने भी छोटे छोटे प्रश्न हैं इस मार्केट से संबंधित, हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने आके समझाया। और इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए जहाँ पे आप फ्री पे सर्टनली सीख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो पे आकर के लाइक करके थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल भाई, मेघना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।